हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी एनसीईआरटी प्लस की सीरीज़ में जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था दैट इज़ मनी सप्लाई को समझा था। मनी सप्लाई में हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे? हम लोगों ने मनी सप्लाई में एग्रीगेट की बात की थी। ओके, एग्रीगेट्स तक हम लोगों ने बात कर लिया था, दैट इज़ M1, M2, M3, M4। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मनी जो है उसका क्रिएशन कैसे हो रहा है। मनी की क्रिएशन की हम लोगों ने पूरी बात की थी। मनी की क्रिएशन M0 एंड फिर उसका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M, और उसके थ्रू मनी सप्लाई आता है। इस मनी सप्लाई को मेजरमेंट के लिए 4 एग्रीगेट्स देखे थे हम लोगों ने, 4 मेजरमेंट के टूल्स देखे थे, M1, M2, M3, M4। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि मनी सप्लाई के लिए मनी की क्रिएशन की ज़रूरत है, मनी के मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। सो बेसिकली हम लोग समझ रहे थे कि मनी आ कहाँ से रहा है, मेरे और आपके तक कैसे पहुँच रहा है, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये सारा चीज़ कैलकुलेशन तक देख लिया था। अब एक बार हमारे पास ये चीज़ आ चुका है कि मनी सप्लाई आ चुका है मेरे और आपके पास, तो इस मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक्सेसिव मनी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और डेफिसिट मनी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी में मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोलिंग का काम किसका है? मेजरली आरबीआई करती है, मेजरली मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ओके, उसके थ्रू करती है। हाउएवर गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी के भी थ्रू कुछ किया जा सकता है। ठीक है, बट अभी हमारा फोकस है कि हम लोग देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो है वो कैसे कंट्रोल कर रही है मनी सप्लाई को। ओके, सो हमारा आज का एजेंडा ये है टॉपिक का। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यस, ठीक है। सो हम लोग का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज के, लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो हम लोग एज दी टॉपिक सजेस्ट कि हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नीड क्या है, वाई डू वी वांट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। हम मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना ही क्यों चाहते हैं, क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि मनी के सप्लाई, दैट इज मनी की बात हो रही है या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखा था। ओके, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट था। ओके, दो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज कि जितना मनी अवेलेबल है, नीड है जितने मनी की, उतना अवेलेबल होना चाहिए। क्यों? बिकॉज कि हो सकता है कि इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन 200 रुपये के आसपास का है, इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन 200 रुपये का है, बट इकोनॉमी में अवेलेबल कितना पैसा है, 100 रुपीज़ ही अवेलेबल है। तो इकोनॉमी 200 रुपये के जीडीपी तक जा सकती थी, 200 रुपये के जीडीपी तक जा सकती थी, बट इकोनॉमी कितने के जीडीपी तक पहुंच पा रही है? 100। क्यों? क्योंकि मनी उतना अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इससे क्या है, जीडीपी को कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल हो रहा है ट्रांजैक्शन के कारण। ट्रांजैक्शन के लिए मनी नहीं है, और मनी नहीं है तो शॉर्टफॉल हो रहा है, तो आपका जीडीपी जो है पोटेंशियल जीडीपी तक नहीं पहुंच पाएगा, ओके, ये चीज़ है। तो जितना नीड है उतना अवेलेबल होना चाहिए। बट एक और चीज़ है कि जब मनी नीड से ज़्यादा अवेलेबल होता है तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इसलिए दूसरे कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कैर्सिटी भी इंपॉर्टेंट है मनी की। ओके, इन दोनों चीज़ों को जब आप जोड़ोगे तो कहा जाता है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज मनी, उसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बाद बाकी चीज़ें तो है ही, ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग कहते हैं एडिक्वेट सप्लाई होना चाहिए। एडिक्वेट का मतलब जितना नीड है उतना है, एंड एक्सेस भी नहीं है, और एक्सेस नहीं है दैट इज स्कार्स है कहीं ना। ठीक है, स्कार्स है। ठीक है, ये चीज़ है। इससे क्या होगा, जब एडिक्वेट सप्लाई होता है तो मनी जो है आपका, जो मनी है इसके ऊपर ट्रस्ट बना रहता है, और यही ट्रस्ट बनाने का काम जो है, इकोनॉमी में ट्रस्ट बना रहा है, ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, किसी भी सेंट्रल बैंक का है, किसी भी सेंट्रल बैंक का। ओके, अब एग्जांपल देखो, जैसे वेनेजुएला का आप एग्जांपल देख लो। ठीक है, वेनेजुएला या फिर जहां पर भी मनी की वैल्यू नहीं रही। क्यों मनी की वैल्यू? इसलिए आप देखोगे कि एक ट्रक लोग पैसे लेकर के जा रहे हैं एक बर्गर खरीदने के लिए, लोगों ने ट्रक के ट्रक पैसे जला दिए। वाई? बिकॉज दे लॉस्ट द ट्रस्ट इन द इकोनॉमी, दे ट्रस्ट इन द मनी। ठीक है, और उस तरीके का जब सिचुएशन होता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाती है। ओके, देयरफॉर उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्वेट सप्लाई ही अवेलेबल हो।
ओके, एडिक्वेट सप्लाई अवेलेबल, दैट इज मनी सप्लाई, जितनी नीडेड है उतना है और वो स्कार्स भी नहीं है। ओके, इसीलिए नीड है। सो तो जो फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि नीड है क्यों, नीड ये है जो बेसिक्स से आ रहा है, बेसिक्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक से आ रहा है कि वो एडिक्वेट सप्लाई पे होना चाहिए। ओके, एडिक्वेट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करती है आपको, वो जो है आपको डिफरेंट टूल्स अपनाती है। ओके, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये नीड है मनी सप्लाई को, तो नीड है तो आप समझो कि मैंने क्या बोला कि जितनी अवेलेबिलिटी चाहिए, अगर अवेलेबिलिटी से कम है तो क्या करना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। अगर इन इकोनॉमी में एक्सेस में है, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी जो है, मनी की अवेलेबिलिटी जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। पहले क्या था, शॉर्टफॉल था मनी का, तो क्या स्टेप लिया जाना चाहिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए ताकि जितने नीडेड है उतना अवेलेबल हो सके। अगर स्कासिटी नहीं है, अगर अवेलेबिलिटी जो है एक्सेस में है, दिस इज एक्सेस अवेलेबिलिटी, ओके, और इसमें क्या था, दिस इज डेफिशिएंट अवेलेबिलिटी, डेफिसिट था। तो अगर एक्सेस में अवेलेबल होगा तो क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये दोनों काम, किस टाइम अवेलेबिलिटी कम है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है, किस टाइम अवेलेबिलिटी जो है एक्सेस में है तो मनी सप्लाई को कम करना है। और हो सकता है कि तीसरा सिनेरियो भी हो कि जितना नीडेड है दैट इज एडिक्वेट ही चल रहा है इकोनॉमी में, तो क्या करेगी, मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखेगी आरबीआई, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये कांस्टेंट रखेगी। तो या तो मनी सप्लाई को बढ़ाना, या मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, या फिर मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखना, ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। एंड दिस इज द बेसिक कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ओके, ये चीज है नीड। ओके, आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें दो चीज काफी इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए हम लोग उन दोनों चीजों का बेसिक्स देख लेते हैं एक बार। कि इकोनॉमी अगर ग्रोथ फेज में है, अगर इकोनॉमी अपने ग्रोथ फेज में होती है तो क्या क्या होता है, ग्रोथ फेज में होती है तो क्या मतलब होता है। ग्रोथ फेज का मतलब है इकोनॉमी का ग्रोथ। आप याद करो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जब हम लोग कहते हैं कि जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप याद करो, रियल जीडीपी जब ग्रो कर रही होती है तो हम लोग क्या बोलते थे, द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीजिंग। ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब ग्रोथ फेज होता है इकोनॉमी में तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, ये है ग्रोथ फेज में। जब गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स की डिमांड होगी, वर्कर्स की डिमांड इंक्रीज होगी। अगर वर्कर की डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जॉब जो है इंक्रीज होगा, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज आपको दिखेगा। ओके, ये चीज है। और क्या होता है इकोनॉमी में जब ग्रोथ फेज में होता है, तो जब डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो क्या करेगी, वो सप्लाई को भी इंक्रीज करेगी। ओके, ये सप्लाई को इंक्रीज भी करती है। ओके, और जब इकोनॉमी ग्रोथ फेज में होता है तो और आपको क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, दिस इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है इस इकोनॉमी में। तो कोई भी कंपनी बाहर की है, लेट्स सपोज कि जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनीज आर वेरी वेल इन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कार्स, और वो देख रहे हैं कि इंडिया के मार्केट में डिमांड ऑफ कार बहुत अच्छा है, तो वो कंपनी क्या चाहेगी, मर्सिडीज है, ठीक है, मर्सिडीज क्या चाहेगी कि वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करे, तो ये सारी चीजें ग्रोथ फेज में अच्छा देखने को मिलता है। ओके, ग्रोथ फेज में ये अच्छा देखने को मिलता है। बट जब ग्रोथ एक्सेसिव हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दैट मीन्स ग्रोथ एक्सेस का मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड एक्सेस है। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड का ये मतलब है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। एंड जब इकोनॉमी इस फेज में होती है कि जब एक्सेस ग्रोथ में होती है तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वो क्या होता है, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। और जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा तो इवेंचुअली इफेक्टिवली आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा। ओके, इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द प्राइसेस, हम लोग आगे समझेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रोथ फेज, द ग्रोथ स्टोरी। एंड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब इकोनॉमी, ये हम लोग ग्रोथ फेज की बात कर रहे थे, जब ग्रो अच्छे से इकोनॉमी कर रही है दैट इज हायर ग्रोथ फेज की बात कर रहे थे। जब लो ग्रोथ होगा तो इसका जस्ट अपोजिट होगा इकोनॉमी में। ओके, कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लो ग्रोथ में क्या हो जाएगा, फिर जस्ट अपोजिट चीजें देखने को मिलेगी आपको। लो ग्रोथ में क्या होगा,
कि लो ग्रोथ का क्या मतलब है कि डिमांड नहीं है इकोनॉमी में। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है, जब डिमांड नहीं है तो कंपनी सप्लाई नहीं करेगी नए नए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, वो थोड़ी जो है लॉस में जाना चाहेगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो कम रहेगा इकोनॉमी में। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन कम है तो लेस वर्कर्स की जरूरत पड़ रही होगी, लेस वर्कर्स का डिमांड होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको जॉबलेसनेस इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में आपको इंक्रीज दिखेगा। ओके, जब डिमांड कम है तो हम लोग आगे समझेंगे, जब डिमांड कम होता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है वो भी कम होता है, तो इकोनॉमी में इवेंचुअली आपको इन्फ्लेशन भी कम देखने को मिलेगा। ओके, ये सारी स्टोरी जो है हायर ग्रोथ एंड लोअर ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है। एक और चीज हम लोग देखते हैं, वो बेसिक इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग चीज़ों को समझ पाए। इन्फ्लेशन का जब चैप्टर आएगा तो हम लोग इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए इन्फ्लेशन को कि दो बेसिक चीज़ों को समझने की जरूरत है। इन्फ्लेशन इज अबाउट व्हाट, कि एवरेज राइज इन दी प्राइस लेवल। सो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितनी कमोडिटी, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसका टोटल एक एवरेज निकाल करके कि क्या ओवरऑल प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ओवरऑल प्राइस की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक कमोडिटी का प्राइस घटा हो एक्स से, बट बाकी कमोडिटीज टोटल मिलकर 2x से बढ़ा हो, तो जो ओवरऑल है वो प्राइस इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इन्फ्लेशन इज अबाउट द ओवरऑल चेंजेस इन द प्राइस लेवल इकोनॉमी में। दो कारण से होता है इकोनॉमी में। फर्स्ट चीज होता है वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल मतलब कि डिमांड के कारण, डिमांड ने पुल कर लिया है इन्फ्लेशन को, डिमांड ने अपनी तरफ पुल किया है इन्फ्लेशन को। सिंपली आप समझो, ठीक है, डिमांड ने अपनी तरफ इन्फ्लेशन को पुल किया है। डिमांड ने इन्फ्लेशन को अपनी तरफ पुल किया है का क्या मतलब है? दैट मीन्स कि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है, वो सप्लाई से ज़्यादा है। जब ये सिनेरियो होता है तो हम लोग प्राइस का राइज देखते हैं इकोनॉमी में, प्राइस का राइज देखते हैं। ओके, आप सिंपली अगर आपने ये वाला कर्व पढ़ा होगा, दैट इज प्राइस का कर्व है एंड क्वांटिटी का कर्व है। प्राइस लेवल ले लेते हैं हम लोग, प्राइस लेवल इज नथिंग बट जो हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, इन्फ्लेशन इज प्राइस लेवल, ठीक है। और ये डिमांड का कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये सप्लाई का कर्व होता है, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। ओके, जब आपको डिमांड बढ़ता हुआ दिखेगा इकोनॉमी में, दैट इज, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, जब आपको इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता दिखेगा, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड का, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो अब जो है आपको जो इकोनॉमी में जो है प्राइस लेवल जो है, पहले ये था प्राइस लेवल, ठीक है, यहाँ पे था प्राइस, ये इंटरसेक्शन पे था, अब जो नया इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे है, ठीक है। दैट मीन्स प्राइस लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ऊपर की तरफ गया है, दिस इज। तो अगर सप्लाई कांस्टेंट रहता है इकोनॉमी में और डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो प्राइस लेवल पहले ये था फर्स्ट प्राइस लेवल, सेकंड प्राइस लेवल आप देखो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, इंक्रीज हुआ है प्राइस, ठीक है, प्राइस लेवल एंड यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या है, ये सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड का कर्व है, ये D1 है, ये D2 है। अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो आपको, डिमांड इंक्रीज होता है बट सप्लाई कांस्टेंट है, तो क्या होगा, आपको प्राइस लेवल देखने को बढ़ा हुआ मिलेगा, दैट इज इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू ने सिंपल समझने की कोशिश करें तो क्या है, सिंपल आप समझो कि लेट्स सपोज की इकोनॉमी में, सपोज की इकोनॉमी में 10 kg पटेटो अवेलेबल था, 10 kg पटेटो अवेलेबल था, टोटल इकोनॉमी में 10 kg पटेटो अवेलेबल है, ठीक है। एंड हर केजी का प्राइस कितना है, 10 रुपीज़ का प्राइस है, सो 10 kg इंटू 10, तो 100 रुपीज़ की ज़रूरत है पूरी की पूरी इकोनॉमी के 10 kg पटेटो को ख़त्म करने के लिए। ओके, जस्ट लेट मी चेंज द पेन। ओके, तो इकोनॉमी में 100 रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सपोज कि पहले इकोनॉमी में एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है, ठीक है, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, और जो है इकोनॉमी में पैसा भी कितना है, तो 50 रुपीज़ था। लेट्स सपोज कि इसके पास 50 रुपीज़ था और इसके पास भी 50 रुपीज़ था। ओके, तो ये 50 लेकर के जाएगा तो इसको 5 kg मिल जाएगा, ये 50 लेके जाएगा तो इसको 5 kg मिल जाएगा। दैट इज जितना डिमांड है और सप्लाई जो है उतना अवेलेबल है, ये सिनेरियो है। अब आप समझो कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाता है, लेट्स सपोज कि एक और पर्सन इंट्रोड्यूस कर दो आप, और उसके पास भी ₹50 पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ द इकोनॉमी नोज कि टोटल इकोनॉमी में 150 रुपीज़ है, बट जो टोटल पटेटो है वो एक्चुअल में इनिशियली कितने का था, 100 रुपीज़ का था। नाउ दिस 3 पर्सन, तीनों जाएंगे, वो फर्स्ट कम फर्स्ट के लिए जाएंगे कि मैं पहले जाऊँ, क्योंकि दी मोमेंट 10 kg दैट इज 100 रुपीज़ पे ख़त्म हो जाएगा, तो जो थर्ड पर्सन है
उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। हम लोग सिंपलिस्टिकली लेमन लैंग्वेज में समझ रहे हैं। देयरफॉर अब क्या है, अब एक तरीके से कंपटीशन हो गया है, एक तरीके से ना तो कंपटीशन देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में। सो द सप्लायर क्या करेगा, वो सप्लायर देखेगा कि इकोनॉमी में अगर 150 रुपीज़ अवेलेबल है, सबको डिमांड है पोटैटो की, तो वो क्या करेगा, इसका प्राइस राइज कर देगा। ओके, इसका प्राइस राइज कर देगा। अब 100 का पोटैटो आपको 150 रुपीज़ का मिल रहा होगा। वाई? बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल। मोर नंबर ऑफ पीपल का मतलब मोर मनी। सो इस फेनोमेना को डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों है? बिकॉज देयर इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो जो गुड्स है ना, जो गुड है वो तो फ्यू ही अवेलेबल है, जितना था उतना ही अवेलेबल है, बट मनी इज टू मच। व्हेन दिस हैपेंस दैट मीन्स व्हाट, कि सब लोग डिमांड कर रहे हैं, सबके पास पैसे हैं, सब चले गए खरीदने के लिए, बट सप्लाई अभी तक बढ़ा नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देन देयर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको इस सिनेरियो में देखने को मिलेगा। ठीक, ये चीज़ है। ओके, सेकंड कैटेगरी जो इन्फ्लेशन का होता है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये मतलब है कि आप एक एग्जांपल लो लैपटॉप का। ठीक, लैपटॉप को भी छोड़ो, आप ये देखो कि अभी आप मेमोरी कार्ड लेने जाओगे, अगर आप मेमोरी कार्ड जो भी आप लेने जा रहे हो ना, ठीक है, वो एक साल के अंदर इसके प्राइसेस 3x हो चुके हैं इकोनॉमी में, इंडिया में आप देखोगे तो। क्यों? बिकॉज मेमोरी कार्ड के लिए जो लग रहा होगा ना, जो सिलिकन लग रहा है, ये सिलिकन का बन रहा है, मेमोरी कार्ड बन रहा है। ओके, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो सिलिकन जो है, जो इसका रॉ मटेरियल है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी माइनिंग कम हो गई है, या फिर सिलिकन की अवेलेबिलिटी अभी भी उतनी है, बट मोस्टली चाइना से आ रहा है और चाइना ने ब्लॉकेट लगा दिया है। ये क्या, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ओके, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है। या फिर क्या है, एक और एक्सटर्नल फैक्टर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। ओके, एंड डेटा सेंटर्स को ह्यूज मेमोरीज की जरूरत है। तो जितना भी मेमोरी माइन होकर के आ रहा है, वो सारा डेटा सेंटर्स के पास चला जा रहा है। तो जो रिटेल है ना, जो रिटेल कस्टमर है, जो आप और हम मेमोरी कार्ड खरीदने जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत कॉस्टली हो चुका है। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल के कारण। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है? क्योंकि किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा होगा उसकी ही प्राइस बढ़ गई है। या फिर और क्या हो सकता है, अभी जो आप एग्जांपल देख रहे हो, ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूएस का जो वार चल रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी है। क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट $100 पर बैरल के आसपास जा चुका है। क्यों? बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल शॉक है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो चुका है एंड अवेलेबिलिटी कम है, कॉस्ट पुश हो चुका है। वाई? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो चुका है। इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल है ना, ये जब इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, इन्फ्लेशन इज अबाउट व्हाट? इन्फ्लेशन इज अबाउट द राइज इन द प्राइस। तो प्राइस राइज दो तरीके से हो सकता है, या तो मेरे और आपके पास पैसे बहुत थे, टू मच मनी वॉज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो डिमांड बढ़ गया था। सिंस डिमांड बढ़ा बट सप्लाई अभी तक नहीं बढ़ा है, तो क्या होता है, उसके कारण इन्फ्लेशन होता है। सेकंड थिंग, प्राइस क्यों बढ़ा है? बिकॉज उस गुड को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, वो सारी चीज़ों का इंक्रीज हो चुका है। ओके, ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। इन्फ्लेशन के साथ अपना प्रॉब्लम है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो लोग जो है वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है बढ़ता जा रहा है, दैट इज प्राइसेस बढ़ता जा रहा है। जब हायर प्राइसेस पे चीज़ें मिल रही होगी तो इवेंचुअली क्या होगा, आप और हम जो है उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि जब प्राइसेस डाउन होगा तो ही खरीदेंगे। तो डिमांड डिक्रीज होगा। डिमांड डिक्रीज मतलब ग्रोथ डिक्रीज। एंड एक बार ग्रोथ डिक्रीज वाला हम लोगों ने पिछली बार पूरा का पूरा देख लिया कि जब ग्रोथ डिक्रीज होता है तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ओके, उससे सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का प्रॉब्लम है। लोअर इन्फ्लेशन का भी अपना प्रॉब्लम है। अगर इन्फ्लेशन काफ़ी कम होता है इकोनॉमी में, तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या है कि इन्फ्लेशन कम है, और काफ़ी कम है तो आज 100 का प्राइस है, कल वो 90 हो गया है और वो गिरता जा रहा है। तो लोग इस केस में भी जो है हो सकता है कि वो वेट करेंगे कि और प्राइसेस गिरेगा तो ही मैं परचेज करूँगा। ओके, सो इसमें भी क्या है, आपको जो है कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो डिक्रीज होने को मिलेगा।
ओके बहुत ज़्यादा जब इन्फ्लेशन कम होता है। देयरफॉर इन्फ्लेशन का कम होना और डिमांड डिक्रीज फिर से सेम चीज़ हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ डिक्रीज एंड सारा स्पाइरल जॉबलेसनेस आपको देखने को मिलेगा और वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देयरफॉर अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें ना तो इन्फ्लेशन बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड, इन्फ्लेशन का बहुत कम होना इज ऑल्सो नॉट गुड। क्यों? क्योंकि फिर डिमांड भी नहीं होती है, दोनों सिनेरियो अच्छा नहीं है। इसीलिए एक मिडिल पाथ लाया जाता है, बुद्धास मिडिल पाथ हर जगह एप्लीकेबल होता है। मिडिल पाथ की चीज़ कि इन्फ्लेशन को एक बैंड में मेंटेन किया जाता है। इंडिया मेंटेन कर रहा है 2 to 6% के बैंड में, कोशिश करती है आरबीआई कि 4% एवरेज को इन्फ्लेशन को रखा जाए। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। ओके, इन्फ्लेशन और ग्रोथ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही हम लोग पूरे का पूरा अब टॉपिक मनी सप्लाई का समझ पाएंगे। ओके सो मनी सप्लाई की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे मनी के सप्लाई में 3 केसेस है, या तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करें या डिक्रीज करने की कोशिश करें, या फिर मनी सप्लाई को हम लोग आरबीआई जो है वो कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रही होगी डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सिनेरियो में। ओके, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग ये चीज़? ओके, हम लोग एक केस देखते हैं कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। अगर इकोनॉमी में ज़्यादा मनी का सप्लाई है, मनी सप्लाई ज़्यादा पड़ा हुआ है तो क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा पड़ा हुआ है तो दैट इज इंडिविजुअल के पास, पब्लिक के पास पैसे हैं, ठीक है, पब्लिक मेरे और आपके पास हैंड में ज़्यादा पैसे हैं, मनी सप्लाई आप याद करो, और बैंक्स के भी पास पैसे हैं, बैंक्स के भी पास पैसे पड़े हुए हैं। जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो कंजम्पशन इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, बैंक्स के पास पड़ा हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बैंक्स के पास पड़ा हो तो बैंक क्या करेगी, लोन देगी, लोन के थ्रू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में। अब आप याद करो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला C+I+G+X-M, ठीक है, ओवरऑल क्या था, वो कंजम्पशन पे खर्चा हो रहा था या इन्वेस्टमेंट पे। अगर दोनों चीज बढ़ रहा है दैट मीन्स व्हाट, एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। ओके, दैट इज द सिनेरियो कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। द मोमेंट एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई का कैरेक्टरिस्टिक ये है, सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो सप्लाई का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डिमांड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, डिमांड इज वेरी सेंसिटिव। तो मनी सप्लाई के ज़्यादा होने या कम होने से मैं और आप तुरंत डिसीजन ले लेंगे कि इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है, बट सप्लाई जो है वो फर्म करती है, कंपनीज करती है। ओके, सप्लाई फर्म करती है, कंपनी करती है, तो इनका क्या एक प्रोडक्शन चेन चलता है, पूरे की पूरी सप्लाई चेन चलती है। तो ये लोग ऐसा नहीं कि आज के डेट में कुछ चेंजेस हुआ और फर्म जो है, कंपनी जो है वो आज के आज ही कुछ डिसीजन ले लेगी। ओके, तो सप्लाई में जो चेंजेस है ना, सप्लाई का कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज नॉट सेंसिटिव इमीडिएटली, थोड़ा लेट आता है। तो आपको इमीडिएटली देखने को मिल रहा है कि डिमांड बढ़ चुका है बिकॉज मनी सप्लाई वॉज इंक्रीज्ड, बट फॉर द टाइम बिंग तब तक क्या है, सप्लाई भी बढ़ा नहीं बढ़ा है। दैट मीन्स व्हाट, उस फेज में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट कि आपको इवेंचुअली जो है डिमांड ग्रेटर देन ये है तो आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, ये है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई जितनी नीडेड है उससे कम मनी सप्लाई, ओके, मनी सप्लाई कम है तो क्या है, मनी सप्लाई कम है दैट मीन्स मेरे और आपके पास, दैट इज पब्लिक के पास मनी नहीं है, पब्लिक के पास मनी अवेलेबल नहीं है, और क्या है, पब्लिक के भी पास मनी नहीं है और बैंक्स के भी पास मनी नहीं है, ठीक है, बैंक्स के पास मनी नहीं है तो बैंक्स लोन भी कम दे रही है। दैट मीन्स व्हाट कि कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड है और इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज है। जब ये दोनों डिक्रीज है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज है। दैट मीन्स इकोनॉमी अब ग्रो नहीं कर रही है। ग्रोथ इज अबाउट व्हाट, द इंक्रीज इन व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन ही नहीं है तो कंपनी प्रोड्यूस ही क्यों करेगी। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड कम है तो ग्रोथ कम है। ये है मनी सप्लाई डिक्रीज होने का इम्पैक्ट। मनी सप्लाई इंक्रीज होने का इम्पैक्ट क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, आप देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। सेकंड चीज हम लोगों ने देखा कि मनी सप्लाई जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये है। और जब इकोनॉमी ना ठीक इन्फ्लेशन में, दैट इज 2 to 6% का बैंड मान लो आप, ठीक है, हर इकोनॉमी के लिए अलग है, इंडिया की बात करते हैं तो हमारा बैंड 2 to 6% का है। दैट इज इन्फ्लेशन ठीक ठाक जगह पे एंड ग्रोथ भी ठीक चल रहा है, एंड ग्रोथ भी ना ठीक चल रहा है इकोनॉमी में, लेट्स सपोज की ग्रोथ 8% के आसपास का चल रहा है। इस सिनेरियो में हमें ना तो इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करने की जरूरत है, ना ग्रोथ को कम या ज्यादा करने की जरूरत है, और वो दोनों चीज किससे डिपेंडेंट है, मनी सप्लाई से। देयरफॉर इस केस में हम लोग मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, ये है मनी सप्लाई का टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक है कि मनी सप्लाई को क्यों बढ़ाया जा रहा है या क्यों घटाया जा रहा है, ये सारी चीज। ओके, सो यहां से
यहाँ से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ इन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ इन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके थ्रू आप पूरी की पूरी चीज़ों को समझ पाओगे। अभी तक हम लोग बेसिक समझ पा रहे थे कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, देखा था हम लोगों ने। मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो ग्रोथ भी इंक्रीज होगा, ये भी चीज़ है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या हो रहा था, हम लोगों ने देखा ऊपर, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा था, बट ग्रोथ क्या है, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। मनी सप्लाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। वाई? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ओके, ये चीज़ है। मनी सप्लाई डिक्रीज होने से प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ भी कम है। कंपनीज के पास पैसे ही नहीं है, वो पैसे नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है, ग्रोथ कम है। मेरे हाथ में पैसे नहीं है तो मैं कंजम्पशन ही नहीं कर रहा हूँ, कंजम्पशन नहीं कर रहा हूँ तो गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी क्यों प्रोड्यूस करेगी, तो उस केस में ग्रोथ भी कम है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है बट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज अ गुड थिंग कि ठीक है आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करोगे तो ग्रोथ तो इंक्रीज होगा, बट इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट गुड थिंग। अच्छा, इधर आप देखो, मनी सप्लाई को डिक्रीज करोगे तो इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है विच इज अ गुड थिंग, ठीक है, बट आप मनी सप्लाई के डिक्रीज होने से ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है विच इज अ नॉट गुड थिंग, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो आप देखो कि ये एक अजीब सा एक डायलेमा है। जो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं उनके पास एक अजीब सा डायलेमा है कि उनको ये चाहिए मनी सप्लाई इंक्रीज, ये चाहिए जो कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से मिलेगा, ग्रोथ चाहिए जो कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से मिलेगा, और इन्फ्लेशन कम चाहिए जो कि मनी सप्लाई डिक्रीज करने से मिलेगा। ये दोनों गुड गुड चाहिए होगा, ये दोनों गुड गुड चाहिए होगा। एक गुड चाहने के लिए मनी सप्लाई का इंक्रीज होना चाहिए, एक गुड चाहने के लिए जो है मनी सप्लाई का डिक्रीज होना चाहिए। गुड मतलब वो गुड नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही, अच्छे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों चीज। नाउ दिस इज अ डायलेमा। इफ यू वांट गुड ग्रोथ यू नीड गुड मनी सप्लाई, एंड इफ यू वांट लेस इन्फ्लेशन यू नीड लेस मनी सप्लाई। इसीलिए इस बीच की चीज को निकालना जो है वो बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही ट्रिकी है, एंड आरबीआई जो है इसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश करती है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन ग्रोथ का ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्यों है? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है, ट्रेड ऑफ का मतलब कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। शाहरुख खान याद आया होगा आपको, ठीक है, तो एक ट्रेड ऑफ है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, सो इफ यू वांट ग्रोथ then you need to increase the money supply, but the problem is that the moment you increase the money supply you get inflation. So in order to achieve this, the trade off is high inflation. In order to achieve less inflation, you need to control your money supply, you need to decrease your money supply, but the problem is in that scenario the growth will decrease. Okay, so the trade off is कि कुछ अच्छा पाने के लिए आपको कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन डिक्रीज इज अ गुड थिंग, बट इसको पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ रहा है, ग्रोथ डिक्रीज खोना पड़ रहा है। ग्रोथ इंक्रीज इज अ गुड थिंग, बट इसको पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ रहा है, आपको इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस से समझते हैं। 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस, एंड यहीं पे पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाती है। पूरी की पूरी चीज आगे आप स्टांस समझोगे, आप आरबीआई ने क्यों कोई एक्शन लिया एंड ऑल समझा। इट इज ऑल अबाउट दिस इन्फ्लेशन ग्रोथ का ट्रेड ऑफ, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से ये है, ठीक है। ओके, सो एक तरफ हम लोग बात करते हैं आई फॉर इन्फ्लेशन, जी फॉर ग्रोथ की बात करते हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्सिस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का नेगेटिव एक्सिस कहलाएगा, ग्रोथ का ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये ग्रोथ का क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ठीक है, आई गेस इतना मैथमेटिक्स तो पता होगा, और ये ग्रोथ का नेगेटिव एक्सिस है। इस सिनेरियो में क्या है, इन्फ्लेशन भी पॉजिटिव है, हाई इन्फ्लेशन है, और ग्रोथ भी पॉजिटिव है, तो हाई ग्रोथ है, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ग्रोथ तो पॉजिटिव है, दैट इज हाई ग्रोथ है, बट इन्फ्लेशन नेगेटिव है, दैट इज लो इन्फ्लेशन, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लो ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज हाई इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन पॉजिटिव है एंड लो ग्रोथ, ठीक है। इस 4 क्वाड्रेंट को अगर आप समझ जाओ कि इसमें आरबीआई क्या एक्शन लेगी, लेना चाहिए,
बेस्ड ऑन जो हम लोगों ने ऊपर समझा कि मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है, ग्रोथ डिक्रीज होता है। ओके, मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, साथ में ग्रोथ भी इंक्रीज होता है। आपको बस इतना अगर पता है तो आपको ये समझना जो है आपको सब समझ में आ जाएगा। 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस। ओके, सो हम लोग करते हैं इस 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस को। लेट मी चेंज द पेन, लेट्स टेक ब्लैक। ठीक है, यस। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, दैट इज हाई इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ है। इन्फ्लेशन भी ज्यादा है विच इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, और ग्रोथ भी ज्यादा है। ग्रोथ ज्यादा है, इट इज अ गुड थिंग, ग्रोथ ज्यादा इज अ गुड थिंग, बट इन्फ्लेशन ज्यादा है। दोनों में से जब तक सिनेरियो ये नहीं है कि इन्फ्लेशन एक बैंड में है, दैट इज ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, और ग्रोथ के भी साथ ये है कि ग्रोथ को आपको सस्टेनेबल अगर रखना है, आपको ग्रोथ को सस्टेनेबल रखना है, तो आपको इन्फ्लेशन को भी जो है सस्टेनेबल रखना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में आरबीआई क्या एक्शन लेगी? आरबीआई एक्शन लेगी, वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगी। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने से क्या होगा? जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, और जो ग्रोथ एक्सेस हो रखा था वो भी सस्टेनेबल नहीं है, ग्रोथ भी एक सही जगह पे आएगा, ग्रोथ जो है एक बैंड में आएगा, एक सही जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना भी मनी सप्लाई कम नहीं कर देना है कि इन्फ्लेशन तो बहुत कम हो गया बट ग्रोथ भी हैम्पर हो चुका है उससे। क्यों? क्योंकि उससे ग्रोथ भी तो डिक्रीज होता है, तो इतना ग्रोथ भी हैम्पर ना हो। तो तब तक मनी सप्लाई को कम करेंगे जब तक कि इन्फ्लेशन 2 to 6% के बैंड में ना आ जाए। एट द मोमेंट ये अचीव हो गया तो ग्रोथ अपने आप सस्टेनेबल हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में आरबीआई क्या करेगी? मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगी। ओके, तो जो मनी सप्लाई का डिक्रीज है, जो मनी सप्लाई को आरबीआई डिक्रीज करती है, इसको हम लोग कहते हैं, मनी सप्लाई के डिक्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं कि आरबीआई ने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट के एनालिसिस कर रहे हैं, समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हम लोग मनी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मनी को कम कर रहे हैं। ओके, मनी सप्लाई को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं ताकि क्या हो सके? इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हो सके और ग्रोथ भी जो है वो एक सस्टेनेबल बैंड, सस्टेनेबल एज पर इन्फ्लेशन बैंड, ठीक है, यहां तक आ सके, ये चीज है। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग एनालिसिस करें, सेकेंड क्वाड्रेंट की एनालिसिस करें, दैट इज, लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की एनालिसिस करें, ग्रोथ हाई और इन्फ्लेशन लो है, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है, यही तो चाहिए। ये तो वो मीम हो गया ना कि आज दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है, तो दैट इज द केस की ग्रोथ भी हाई है विच इज अ गुड थिंग, दोनों गुड अचीव्ड है। इस केस में आरबीआई का एक्शन क्या होगा? आरबीआई बोलेगी जस्ट वेट एंड वॉच, डू नथिंग, अडॉप्ट द न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, डोंट चेंज द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखो। ओके, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, बेस्ट केस सिनेरियो है कि ग्रोथ भी हाई और इन्फ्लेशन भी लो है। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड इज अबाउट कि चेंज द पेन, अगर हम लोग थर्ड को देखें ना, ठीक है, तो थर्ड वाले केस में क्या है कि ग्रोथ भी लो और इन्फ्लेशन भी लो है, दोनों को बढ़ाने की जरूरत है। इस केस में तो दोनों को बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम दोनों को बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे हम लोगों ने देखा था मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होता है? ग्रोथ हाई होगा और इन्फ्लेशन भी हाई होगा। ओके, सो दोनों, तो हम लोग मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। कब तक आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी? तब तक करेगी जब तक इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के उसी 2 to 6% के बैंड में ना आ जाए। कि मोमेंट ये अचीव हो गया ना, तब जो ग्रोथ उसके करस्पॉन्डिंग अचीव होगा वो भी सस्टेनेबल होगा। ओके, सो थर्ड केस में क्या है? मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। दिस वाज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम लोग मनी सप्लाई डिक्रीज कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड केस में हम लोगों ने मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखा था, दैट इज न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, कांस्टेंट मनी सप्लाई, कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड केस की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इज अबाउट कि मनी सप्लाई को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो सके एंड ग्रोथ भी ज़्यादा हो सके। इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं मनी को, मनी जो है ना अवेलेबल जितनी मनी है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो सके और ग्रोथ भी ज़्यादा हो सके। ओके, नाउ द फोर्थ केस, सबसे अजीब केस। ओके, इसमें दोनों नेगेटिव है, ग्रोथ भी लो है और इन्फ्लेशन भी आपको लो है, मतलब दोनों नॉट गुड वाला सिनेरियो आ गया। जैसे यहाँ पे दोनों गुड वाला सिनेरियो था, यहाँ पे दोनों नॉट गुड का सिनेरियो आ गया। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। द मोस्ट
the most tricky situation of the economy, the most tricky situation of the economy wherein the growth is also low and inflation is also high. This is the worst case scenario, worst case scenario for the economy, worst case scenario for the economy. ठीक है, ये चीज है. तो फोर्थ केस इज अबाउट स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन इतना डायलेमा वाला चीज है कि आप सोचो कि यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, हाई इन्फ्लेशन है और ग्रोथ जो है वो लो है. ठीक है, अगर आप सोचते हो, आरबीआई सोचती है कि मुझे इन्फ्लेशन को कम करना है, तो वो क्या करेगी, मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगी. बट ग्रोथ ऑलरेडी लो था, तो मनी सप्लाई के कारण डिक्रीज करने के कारण इन्फ्लेशन तो आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट ये हो गया कि ऑलरेडी ग्रोथ लो था, वो अब बहुत लो हो चुका है. ठीक है, तो आरबीआई ने सोचा कि चलो इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं करते, ग्रोथ को टारगेट करते हैं. तो ग्रोथ लो था, इसको बढ़ाने के लिए आरबीआई ने सोचा कि अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या हुआ, ग्रोथ तो इंक्रीज हुआ, बट मनी सप्लाई इंक्रीज करने के कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया. ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई था, आपने मनी सप्लाई इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा हाई कर दिया. सो दिस इज द डायलेमा. इस केस में मनी सप्लाई को कंट्रोल करके आरबीआई कुछ भी नहीं कर पा रही है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे इस चीज को कंट्रोल करना. देयरफॉर स्टैगफ्लेशन जो फेनोमेना है ना, जहाँ पे आपको लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ये इसलिए है क्योंकि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का केस ही नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का केस है आपको. ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का केस है आपको. सप्लाई साइड से प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कहाँ से है, जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है. तो जो सप्लाई हो रहा है ना, सप्लाई में इशू है. ओके, क्यों, आप समझो कि सप्लाई में इशू है. तो सप्लाई में इशू है तो लेट्स सपोज कि क्या हो रहा है, सप्लाई में इशू है. एक सप्लाई का इशू हम लोगों ने देखा था कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है इकोनॉमी में. ठीक है, और इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, परचेज का जो डिसीजन है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो पोस्टपोन कर रहे हैं, परचेज का पोस्टपोन कर रहे हैं डिसीजन. दैट मीन्स व्हाट, इवेंचुअली डिमांड आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा. डिमांड डिक्रीज है मतलब प्रोडक्शन जो है कंपनी वो नहीं करेगी. डिमांड अगर नहीं है तो कंपनी जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है, तो प्रोडक्शन भी नहीं करेगी. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होने का मतलब है ग्रोथ जो है वो डिक्रीज है, दैट इज लो ग्रोथ. आप देखो दोनों चीज सेटिस्फाई हो रहा है जब हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से समझ रहे हैं इसको. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से समझ रहे हैं तो बिकॉज सप्लाई में इशू था, रॉ मटेरियल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो गया उसके कारण. दैट मीन्स कॉस्ट इंक्रीज का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज. इन्फ्लेशन इंक्रीज के कारण डिमांड में डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है, लो ग्रोथ है. दोनों चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. ओके, देयरफॉर यहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो फेल होते दिखेगी. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या मैनेज करती है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मोस्टली मैनेज करती है. बिकॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, वो मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ है. तो आरबीआई के हाथ में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना और डिक्रीज करने के कारण वो कर पा रही थी. बट इस बार प्रॉब्लम मनी के कारण है ही नहीं. ये जो डिमांड पुल था, बिकॉज मल्टीपल टू मच मनी वॉज चेजिंग टू फ्यू गुड्स. बट अभी प्रॉब्लम टू मच मनी का नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई साइड का. देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे लो इनकम, लो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ, सॉरी दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ का सिनेरियो है. तो इस केस में कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी आपको फेल होते दिखेगा. तो सप्लाई साइड को ठीक करो कि अगर वॉर के कारण जो है इन्फ्लेशन क्रूड ऑयल में बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लाई चेन को ठीक करना पड़ेगा. आप लोगों को वॉर रोकना पड़ेगा, डिप्लोमेसी पे आना पड़ेगा, या फिर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ताकि सप्लाई इंश्योर हो सके. ताकि क्या हो सके, सप्लाई इंश्योर हो सके. द मोमेंट सप्लाई इंश्योर होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आपको कम देखने को मिलेगा. इन्फ्लेशन कम देखने को मिलेगा तो ग्रोथ भी है, इवेंचुअली जो है ग्रोथ भी वो आपको पुल करते हुए दिखेगी. ओके, इन्फ्लेशन कम है तो प्राइसेस कम है, प्राइसेस कम है तो लोग डिमांड करेंगे प्रोडक्ट का, डिमांड करेंगे तो सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, दैट इज ग्रोथ होगा. ये 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस है. ओके, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ का 4 सिनेरियो जो हम लोगों ने देखा. ओके, ये 4 चीज़ है. सो इसी तरीके से आरबीआई जो मेंटेन करती है. तो फोर्थ केस में, एक में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि क्या था, हाई इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ था, तो यहाँ पे मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ता आरबीआई को, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया. सेकेंड क्वाड्रेंट बेस्ट केस सिनेरियो था, दैट इज लो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ का, लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ.
मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखो, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अपनाओ। आरबीआई थर्ड केस में क्या कर रही थी, लो इन्फ्लेशन लो ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा आरबीआई को। जब इंक्रीज करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आरबीआई ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया है, ठीक है। एंड द फोर्थ केस सिनेरियो वाज द वर्स्ट सिनेरियो ऑफ बोथ द वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लेशन एंड द वर्ल्ड ऑफ ग्रोथ, दैट इज इन्फ्लेशन ज़्यादा है और लो ग्रोथ है। ये दोनों वर्ल्ड का वर्स्ट सिनेरियो है। इस सिनेरियो को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। Stagflation, as the name suggests, stagnant economy. The economy is not growing. Stagnant economy coupled with inflation. Stagflation. ठीक है, ये चीज़ है। इस केस में कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी फेल होती हुई आपको दिखेगी। इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो मेजरली कहाँ से आएगा, वो आपको सप्लाई साइड को ठीक करना पड़ेगा। सप्लाई साइड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरबीआई से काम नहीं चलेगा। इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, the ruling dispensation would need to intervene ताकि चीज़ों को ठीक किया जा सके। ओके, ये 4 सिनेरियो है। ओके, इन चारों को जब हम लोगों ने समझा ना, तो ओके, इसके अलावा एक टॉपिक है स्टांस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तो स्टांस भी वहाँ पे समझ लेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, एंड लेट मी चेक कुछ छूटा नहीं हो आपके टॉपिक के इंपॉर्टेंस से। ओके, दी 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस इज हियर। हाई ग्रोथ फेज में क्या होगा, ओके दिस इज, ठीक है, यस, ठीक है। बस इसमें कुछ चीज़ें हैं लाइक के, जो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ओके, कि उसमें चीज़ें ये हैं कि और भी कुछ लिखा हुआ है नोट्स में कि हम लोगों ने बोला कि किसी केस में, जिस केस में लेट्स सपोज कि लो इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ था, तो क्या करना पड़ता आरबीआई को, मनी सप्लाई इंक्रीज करना पड़ता। दैट मीन्स एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना पड़ता। अब इस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना तो पड़ेगा आरबीआई को, बट इस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या वो टूल्स हैं जिससे एक्सपेंशन होगा मनी का, ठीक है, एक्सपेंशन होगा मनी का, वो टूल्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो यस, लेट्स वाइंड अप। आई होप आपको समझ में आया होगा।